सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आवाज़ आ रही है सोफिया? एक बार और कंफर्म कर दो। हाँ हाँ हाँ, वो उनके लिए है जो अभी ज्वाइन नहीं कर पाए या भूल गए। एनीवेज, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या होता है, आज थोड़ा टॉपिक हम नैम के ऊपर पढ़ेंगे, बिकॉज नैम आपका CUT UG के सिलेबस में भी है। नैम का मतलब क्या होता है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक ऐसा कंट्रियों का समूह है, यानी ऐसे जो देश हैं वो आपस में मिल के बात करी और उन्होंने बोला कि हम कोई भी मेजर जो पावर ब्लॉक होता है ना, चाहे वो उस टाइम का सोवियत यूनियन हो चाहे वो अमेरिका हो, उन दोनों को ही हम क्या है ज्वाइन नहीं करेंगे, यानी कि पावर ब्लॉक से दूर रहेंगे। तो ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1955 को एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में, जिसको बांदुंग कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। तो उसमें बांदुंग कॉन्फ्रेंस के ऐसा बोला जाता है 10 प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से कुछ आज हम देखेंगे। तो ये 1955 को तो कॉन्फ्रेंस हुई थी, एशिया अफ्रीका बांदुंग कॉन्फ्रेंस। 1961 में फिर बेलग्रेड सर्बिया में ईस्ट वेस्ट की जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट हो रहा था, उसके दौरान कई सारी कंट्रीज़ एक साथ आई और उन्होंने बोला कि हम कोई भी ब्लॉक, चाहे वो अमेरिका हो, नॉन अलाइन रहेंगे, यानी किसी से अलाइन नहीं रहेंगे, चाहे सोवियत यूनियन हो चाहे अमेरिका हो, हम दोनों से दूर रहेंगे। हमारा जो मेजर प्रिंसिपल क्या होगा कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, किस किस से चाहिए? इंपीरियलिज्म से, कॉलोनियलिज्म से, नियो कॉलोनियलिज्म से, रेसिज्म से, फॉरेन कंट्रोल से, इन सबसे हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो कौन कौन से फाउंडिंग फादर्स थे? तो एक तो हमारे आदरणीय श्री जवाहरलाल नेहरू इंडिया से थे, ये नाम आते हैं सबके। अब्दुल गमाल अब्दुल नसीर इजिप्ट से थे। क्वामे नक्रुमा घाना से थे। सुकर्नो इंडोनेशिया से थे। जोसेफ टीटो युगोस्लाविया से थे। सो अगेन, नासिर थे इजिप्ट से, एनक्रुमा थे घाना से, नेहरू तो इंडिया ऑब्वियसली, सुकर्नो इंडोनेशिया से, टीटो युगोस्लाविया से। ठीक है, इनका क्या मतलब था, क्या क्या कहते थे? ये 4D की बात करते थे, यानी देतांत, यानी कि शांति वगैरह की बातें करते थे, डिसआर्मामेंट की बातें करते थे, कॉलोनियलिज्म से फ्री की बात करते थे, डेवलपमेंट की बात करते थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया? 1963 की जो पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी थी, उसको इन्होंने डिक्लेयर किया था। उनकी वजह से वो डिक्लेरेशन हुई थी कि कोई भी न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव इनका क्या था कि न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाना है। परंतु हमने देखा कि चाइना ने बना लिया था, उसके बाद न्यूक्लियर वेपन अटैक हो गया था। मतलब हमारे पे न्यूक्लियर वेपन अटैक नहीं हुआ, बट धमकियाँ मिली थी। तो फिर हमने भी 2000 तक हमने भी बना लिया था। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट किसकी बात करता है कि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ एक साथ आ जाए। ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ कौन सी होती है? जो ज़्यादा रिच नहीं है। ठीक है, तो नैम की फेलियर क्या क्या थे? कलेक्टिव एक्शन नहीं था। ठीक है, अरब इसराइल का कन्फ्लिक्ट भी था, आर्म्स रेस भी हो गई थी वहाँ पर। तो फिर इम्पोर्टेंस क्या क्या है? ऊपर से एक एक बर्ड्स आई व्यू देख रहे हैं, जिससे रिवीजन वगैरह ठीक हो जाए। ये अच्छा नोट्स था PMF का, तो मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं। तो जब आंसर लिखोगे ना, तो आपको ऐसे ही लिखने हैं। इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये लाइन कि ये बांदुंग कॉन्फ्रेंस 1955 एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस, उसके तहत हमने सोचा गया था, और हुआ कब था, फाउंडेड कब था? 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स ये थे, फिर मेंशन करना है। ठीक है, इनका एम्फोसिस किस पे था? देतांत, डिसआर्मामेंट, डीकोलोनाइजेशन, डेवलपमेंट, 4D। ठीक है, पार्शियल टेस्ट इसकी अचीवमेंट क्या थी? फिर 1963 में पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी साइन करी गई थी। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाया गया था। ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को बोला गया था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काम करें। फेलियर क्या क्या थे? अरब इसराइल का कन्फ्लिक्ट हो गया था, आर्म्स रेस तो रुकी नहीं थी, इंडिया को भी फिर न्यूक्लियर वेपन बनाना पड़ा था। नाम की एक इम्पोर्टेंस ये भी थी कि भाई ये इंडिया का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीट होती है उसको सपोर्ट करते हैं। डेवलपिंग के जो वर्ल्ड होते हैं उसकी अब आवाज़ बनते हैं, साउथ साउथ कॉम्परेशन होता है।
अब कई बार अब कितने मेंबर्स है, 120 से ज़्यादा कंट्रीज़ है इसमें, यानी कि 60% ऑफ यूएन मेंबरशिप नाम में है, नॉन अलाइनमेंट नेशन से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि क्या नाम, NAM, नेम जो भी बोलो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ख़त्म हो रहा है या फिर अभी भी उसकी रेलेवेंस है। तो रेलेवेंस है ऐसे कैसे बोलेंगे, क्यों रेलेवेंस है? क्योंकि आज भी कन्फ्लिक्ट्स है। आज भी अगर हम देखें तो कुछ कुछ जो कंट्रीज़ होती है, जैसे G20 काफ़ी इलीट लोगों का ग्रुप है, बिम्स्टेक साउथ एशियन वालों का, साउथ ईस्ट एशियन का ग्रुप है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री दोनों, आसियान साउथ ईस्ट एशिया कंट्री का है, SCO चाइना सेंट्रिक है। तो उसके लिए नाम ही एक ऐसी कंट्री है जो ग्लोबल साउथ की मैक्सिमम कंट्रीज़ को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब अगेंस्ट में क्यों है कि नेम की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ऐसा बोला जाता है कि 2/3 ऑफ द, 2/3 जो यूएन मेंबरशिप है वो ऑलरेडी यू नो यूएन यूनाइटेड नेशन में है, तो इसकी क्या ज़रूरत है। ऊपर से डिबेट वगैरह होती नहीं है। ठीक है, आज के टाइम पे जो नॉन अलाइन रहना बड़ा मुश्किल हो चुका है। रैदर कंट्रीज आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो नॉन अलाइनमेंट क्या होता है? नॉन अलाइनमेंट ऐसी कंट्रियों का समूह है जो फॉर्मली अलाइन नहीं है किसी भी मेजर पावर ब्लॉक से। ठीक है, ये कौन कौन सी कंट्रीज नॉन अलाइंड है? फुल मेंबर्स हैं जो ब्लूइश कलर में है, जैसे ये वाले जो ब्लूइश कलर है ना, दिस वन, जो ब्लूइश कलर के हैं, जो डार्क ग्रीन के हैं वो ऑब्जर्वर हैं, और जो सिल्वर कलर के जो हैं कंट्रीज वो मेंबर है नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, न्यूजीलैंड नहीं है। ठीक है, ये रशिया नहीं है। क्यों नहीं है रशिया मेंबर? क्योंकि रशिया तो एक ग्रेट पावर था उस टाइम पे, सोवियत यूनियन, और उन्हीं से ही तो बचने के लिए हमने नॉन अलाइनमेंट बनाया। कौन कौन से 10 प्रिंसिपल्स है बांदुंग के? तो सबसे पहला तो यही है कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की हम प्रोटेक्शन करेंगे, उसके हम बचा के रखेंगे। सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी, सोवरेनिटी क्या होता है कि कोई हमारे टेरिटरी को कब्जा ना ले। सभी जो कंट्रीज़ हैं वो इक्वालिटी की तरफ जाएंगी, इंटरवेंशन नहीं होगा किसी भी दूसरी कंट्री का, कोई भी कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट नहीं होंगे, कोई प्रेशर नहीं होगा किसी कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री पे, ना ही कोई अग्रेशन होना चाहिए, और शांति से कोई भी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट है ना, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के थ्रू हमें उसको बचा के रखना है, मतलब उसी से ही हमें सोल्व करना है। और जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है, कोऑपरेशन है, उसको बढ़ाए रखना है। हमेशा जस्टिस की बात करनी है। तो ये सब मेन आप लिख सकते हो, हाईलाइटेड है वैसे तो, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, नॉन इंटरवेंशन। अब थोड़ी सी नैम की बात करते हैं, आज के टाइम पे कितना रेलिवेंट है। तो नैम हमने बनाया था सोवियत यूनियन के टाइम पे, जब सोवियत यूनियन था, अमेरिका था, दो कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे, तब हमने थोड़ा सा नैम की कंसेप्चुलाइजेशन करी थी। बट आज का टाइम क्या है, जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो चुका है, रशिया आ चुका है। ठीक है, तो क्या आज भी हमें नैम की ज़रूरत है? क्योंकि एक कंट्री तो है ही नहीं। पहले तो थी कि आपको दोनों कंट्री से बात नहीं करनी, पर अब तो एक हेजमन रह चुका है, यूनाइटेड स्टेट्स एक हेजमन है, रशिया थोड़ी वीकर पावर है, अमेरिका के बराबर का नहीं है। पहले नैम की जो स्थापना करी गई थी वो ये सोच के करी गई थी कि भाई हमें सोवियत यूनियन से और अमेरिका से दूर रहना है। परंतु अब देखो कि अब सब कंट्री कह रही है कि इशू बेस्ड बातें करेंगे, यानी कि अगर हमारा इशू है कि ट्रेड के टैरिफ कम करना है तो अमेरिका से बात करेंगे, अगर इशू है कि ऑयल की सप्लाई चाहिए तो रशिया से बात करेंगे, अगर हमें रेयर अर्थ चाहिए तो हम चाइना से बात करेंगे। तो जैसे जैसे हमारे इश्यूज़ हैं अकॉर्डिंगली विल टॉक। फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात करी गई है। ठीक है, फॉर्मल जो अलाइंसेस हैं उसको थोड़े से हमने नेटो वगैरह इन सबको दूर रखना है हमें।
इनफॉर्मल अलाइंसेस हैं, ठीक है, जैसे साइनो सोवियत अलाइंसेस जो वियतनाम वॉर के टाइम पे बनाया गया था, उससे भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पे मतलब अलाइंसेस से दूर रहना है हमें। बट आजकल अलाइंसेस की तो नीड है, नेटो अपना अलायंस बना रहा है। बेसिकली आज का जो युग है ना, आज इशू बेस्ड अलाइनमेंट्स है। अगर मेरा इशू है ट्रेड टैरिफ वगैरह कम करना, ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा करना, टेक्नोलॉजी का व्यापार करना, तो अमेरिका के पास जाऊंगा। अगर इंडिया को ऑयल सप्लाई चाहिए तो वो रशिया के पास जाएगा, सऊदी अरेबिया के पास जाएगा। अगर इंडिया को सस्ते मोबाइल फ़ोन्स वगैरह चाहिए तो किसके पास जाएगा? चाइना के पास जाएगा। दैट इज़ इट। तो इशू बेस्ड हो गया हमारा। अब कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है। अब कई सारी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ है ना, वो नॉन अलाइनमेंट में बात ही नहीं करती। क्यों बात नहीं करती? जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जाना छोड़ दिया नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ की जो मीटिंग होती थी। इवन जयशंकर इज़ नॉट एक्साइटेड, वो भी एक्साइटेड नहीं है कि नैम को ज्वाइन करना है या नहीं करना। क्यों नहीं है? उनको ऐसा लगता है कि भाई नॉन अलाइनमेंट जो है ना हमारा, उससे हमें बड़ा हानि हो रही है। अगर हम दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए, यानी अलाइन हो जाए दोनों देशों के साथ, अमेरिका के साथ भी, सोवियत यूनियन के साथ भी, तो सोवियत यूनियन इन द सेंस अब का जो रशिया है, अमेरिका के साथ भी अलाइन हो जाए और रशिया के साथ भी अलाइन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आजकल की ये सोच है थोड़ी। अमेरिका का जो है एक्सटर्नल डेट, हाँ अमेरिका में बहुत सारा, हम कई कई कंट्रीज़ ने ना अमेरिका से काफ़ी सारा डेट ले रखा है। तब उसको ऑफ बैलेंस करने के लिए कि एक ही कंट्री से ज़्यादा डेट ना ले, तो अब वो सोवियत यूनियन रशिया को से भी बातचीत कर रहे हैं और चाइना से भी बातचीत कर रहे हैं। डैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट। इसीलिए कि अब वो अलाइनमेंट की जगह हमें, नॉन अलाइनमेंट की जगह अब अलाइनमेंट करनी है। एक्टिव डिप्लोमेसी, जैसे जैसे राष्ट्र देश बढ़ रहे हैं, मीडिया वगैरह बढ़ रही है, तो एक्टिव डिप्लोमेसी हो रही है, मल्टीपल अलाइंसेस बन रहे हैं, कंट्री स्ट्रैटेजिक ऑटोनमी ले रही है। और मल्टी अलाइनमेंट क्या है? अमेरिका से भी बात करेंगे, रशिया से भी करेंगे, चाइना से भी करेंगे। जैसे कि इंडिया का एग्जांपल ले लो, इंडिया ब्रिक्स में भी है, ठीक है, और G20 में भी है। G20 किसका है? यूएस का ग्रुप है। ब्रिक्स किसका है? रशिया चाइना का ग्रुप है। एससीओ में भी है जो चाइना का ग्रुप है। तो दोनों के साथ डील कर रहा है। मतलब समझा नहीं, सॉरी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि इंडिया दोनों से रिलेशन बना रहा है। हाँ ये तो बना रहा है भाई, यही तो मल्टी अलाइनमेंट है। हाँ तो हाँ बहुत बढ़िया भाई। अभी आपको मैं रिवीजन के लिए बोलूँगा। बहुत अच्छा है कि यानी दोनों कंट्रीज से, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोप हो, तो जहाँ जहाँ हमारे इश्यूज़ होंगे वहीं पे ही हम अलाइन करेंगे। इशू बेस्ड अलाइनमेंट, जहाँ पे इशू होएगा वहीं पे अलाइनमेंट होएगा। पहले जैसे आइडियोलॉजिकल था कि जो सोवियत यूनियन को सपोर्ट करता है वो कम्युनिस्ट है, और जो अमेरिका को सपोर्ट करता है वो कैपिटलिस्ट है। पर आज के टाइम पे अलाइंसेस कैसे हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट देखते हैं, या फिर मिलिट्री कन्वीनियंस देखते हैं, या फिर जो भी इशू है हमारा, इशू के ऊपर हम देखते हैं कि किससे बातचीत करनी है। अचीवमेंट जैसे मैंने आपको बोला था कि एक तो देतांत, डिसआर्मामेंट, डीकोलोनाइजेशन, डेवलपमेंट, ये 4D लिख लेना, ये आंसर लिखने में आपकी हेल्प करेगा। ग्लोबल साउथ कौन सी ऐसी कंट्री होती है जो ग्लोबल साउथ होती है? ग्लोबल साउथ यानी कि जो पहले कॉलोनियल थी, कॉलोनाइज किया गया था, वेस्ट के द्वारा जिसको कॉलोनाइज किया गया था, और आज भी जो है वो लोग तो कॉलोनियलिज्म तो चला गया, जैसे इंडिया है, कॉलोनियलिज्म ब्रिटिशर्स चले गए, बट आज भी मानसिकता लोगों की वैसी है कि वो ब्रिटिश काल वाली, कि भाई ब्रिटिशर्स होते तो सही, अच्छे से रूल करते।
या फिर आज भी हम वेस्ट की किताबों से पढ़ते हैं, वेस्ट के नज़रिए से पढ़ते हैं, इंडियन जो नज़रिया है उसको यूज़ नहीं करते। 1963 में पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी साइन हुई थी, बताया था मैंने आपको। न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करना, न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करना। क्या ये क्वेश्चन आता है हमेशा, क्या इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करी थी? सोफिया, क्या इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करी है? क्या होती है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? बत, बताइए। ये नाम क्या है? नॉन मतलब नहीं, प्रोलिफरेशन मतलब एक दूसरे को देंगे नहीं। क्या नहीं देंगे? न्यूक्लियर वेपन। तो क्या हो सकती है ये, थोड़ा गेस करो। वैसे मैंने बता चुका हूँ मैं, क्या है। यानी हाँ, इंडिया ने नहीं साइन करी, क्यों नहीं करी, कोई लॉजिक? थोड़ा सोचो। इंडिया ने इसलिए साइन नहीं करी भाई क्योंकि इन्होंने बोला था, जैसे जो अमेरिका और चाइना और जो रशिया और जो यूके, इन्होंने तो न्यूक्लियर वेपन बना लिया, ये अपनी न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और किसी और को बनने नहीं देंगे। तो ये इंडिया इसको बोलता है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। कैसे डिस्क्रिमिनेटरी है? क्योंकि भाई तुम या तो तुम सब डिस्ट्रॉय करो, या तो किसी के पास ना हो या सबके पास हो। तो इंडिया बोलता था भाई कि हम इसको साइन नहीं कर सकते क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। एक ही कंडीशन पे साइन करेंगे, जब अमेरिका, चाइना और रशिया और ये सब अपने न्यूक्लियर वेपन को त्याग देंगे। इसीलिए इंडिया ने कभी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि न्यूक्लियर वेपन को बनाएंगे नहीं, इसको साइन कभी नहीं किया। और इसके बाद नैम का रोल क्या रहा है भाई? वर्ल्ड पीस के ऊपर काम करिए। जैसे कई सारी जगह पे लड़ाइयाँ हुई थी, कोरिया में वॉर हुई थी, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, वियतनाम में हुई थी, ईरान में हुई थी, इराक में हुई थी। तो इन सबको रुकवाया था, मतलब काफ़ी डिप्लोमेसी लगाई थी, रुकवाया तो नहीं था, डिप्लोमेसी लगाई थी। अब फेलियर क्या है भाई? सबसे बड़ा फेलियर तो यही है कि इसके पास स्टिक नहीं है। स्टिक ना होने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टिक ना होना? यानी कि फोर्स ना होना। इसके पास, नैम के पास अपनी कोई फोर्स नहीं है, तो कलेक्टिव एक्शन ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके पास पुलिस फोर्स ही नहीं है। कोई भी आके इसे धमका जाएगा, ये चुप करके सुनेगा। कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है भाई, अरब इसराइल का कन्फ्लिक्ट है, आर्म्स रेस है। अब नैम किस लिए इम्पोर्टेंट है भाई? नैम जी जो कंट्रीज़ है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की कैंडिडेचर को सपोर्ट करती है। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी है उसको हेल्प करती है कि भाई तुम हर कंट्री से बातचीत करो। और इंडिया हमेशा बात करता है ग्लोबल साउथ में हम लीडर बनना चाहते हैं। साउथ साउथ की कंट्री जो होती है, अफ्रीका और जो ग्लोबल साउथ एशिया वाली जो साउथ की कंट्रीज़ है, उनके साथ कोऑपरेशन बढ़ाना चाहती है। तो इन सब में हेल्प करा है। और जब कोविड-19 हो गया था उसके बाद जो वैक्सीन वगैरह देना और उस सब हेल्प वगैरह करना सबकी, तो उसमें भी नैम का काफ़ी रोल है। तो ये तो हमने बात कर ली थी सपोर्ट और उसकी वे फॉरवर्ड। तो अब वे फॉरवर्ड में क्या लिखो नैम का, नॉन नॉन अलाइनमेंट नेशन का, कि हमें सेक्रेटेरिएट चाहिए। एक तो हमें एस्टेब्लिश करना है एक सेक्रेटेरिएट। सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए भाई, ठीक है। मतलब कि हम अपना काम, अपने रिसोर्सेज हर नॉन अलाइन कंट्रीज़ के पास, वेस्ट की ज़रूरत ना पड़े, हमारे पास सारे के सारे रिसोर्सेज हो। रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, हमेशा विजिट्स होती रहे, ठीक है। वही बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन होता रहे। एआई अभी हमें चाहिए, नाम का क्या रोल है एआई में? कुछ रोल नहीं है, लिखा हुआ है बट इसका कोई रोल नहीं है। हमें बढ़ाना है, ग्लोबल सॉलिडेरिटी लानी है, ठीक है भाई, बेसिक से है।
कई बार कंट्रीज आ जाती है कौन सी है कौन सी नहीं, तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लो। अफ्रीका की सारी है, एशिया की यहाँ से पूरी है, मिडल ईस्ट है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया पूरा है लगभग, मंगोलिया भी है, यहाँ पे शायद भी ये बेलारूस है ये कुछ, यूक्रेन के ऊपर बेलारूस है, तो ये बेलारूस है। और यहाँ से आप देखो ब्राज़ील है और वेनेजुला है, ये सब कंट्रीज़ है। चिले है, चिले साइड वाला चिले है, ठीक है। तो नैम समझ में आया? थोड़ा बताइए नैम के बारे में क्या समझ में आया। ये काफ़ी इंटरव्यू में बेटा ये बहुत आता है, इंटरव्यू में भी बहुत आता है, और एमसीक्यू में भी बहुत आता है। तो थोड़ा बोलिए, जैसे मैंने इन्फोग्राफिक दिखाई है आपको, 5 मिनट में समराइज़ करिए। बांदुंग कॉन्फ्रेंस नाम है इसका, बांदुंग। एंक्रोमा, हाँ। क्यों भाई, पूरा थोड़ी दिखाना है। सुकर्नो, सुकर्नो इंडोनेशिया के है, उसके बाद टीटो है यूगोस्लाविया के है। ये नाम आता है भाई, मेरे को भी नहीं दिख रहा बाय द वे यहाँ से। अच्छा आगे जाइए। देतांत का क्या मतलब होता है? देतांत का मतलब होता है जब कोल्ड वार के टाइम पे दो गुटों के बीच में ना तनाव था, तो उस तनाव को कम करने में रोल किया था, ठीक है। डिसआर्मामेंट क्या होता है बेटा? डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट तो पता होगा। आर्मामेंट होता है वेपन, डिसआर्मामेंट होता है वेपन का यूज़ ना करना। चलिए आगे। डीकोलोनाइजेशन क्या होता है, समझाओ ना एक एक टर्म को। बेटा डीकोलोनाइजेशन पे आपको पोस्ट कॉलोनियलिज्म में मैंने पढ़ाया भी था ना। क्या होता है? वर्ड को देखो, कॉलोनाइजेशन को हटाना, डीकोलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन क्या होता है? जब वेस्ट की जो कंट्रीज होती है एशिया की कंट्री पे राज करती होती थी, तो उस राज को ख़त्म करना ही डीकोलोनाइजेशन है, ठीक है। आगे बोलिए। सेकेंड अचीवमेंट क्या है यहाँ पे? पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी में उनको साइन करवाया था, न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाया था, ग्लोबल साउथ को कंट्रीज़ को साथ में लेकर आई है। तो ये सब है, बाकी नॉर्मल है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर। तो एक बार सी यू टी पी जी का आपका एक बार सिलेबस देख लो, मैंने यार डाउनलोड किया है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, रियलिज्म, लिबरलिज्म, कोल्ड वार पॉलिटिक्स है। आज थोड़ा कोल्ड वार नाम अभी मैंने करा दिया, सार्क, यूएनओ, आसियान, ईयू, ये सब करा चुका हूँ मैं। अब चाइना के साथ जो फॉरेन पॉलिसी आज थोड़ा बहुत देख लेंगे, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर यूएस के साथ। चाइना, यूएस और पाकिस्तान, रशिया के साथ नहीं है सी यू टी पी जी में, बट नेट में सब आता है। तो हम तो पूरा नेट वाला करेंगे पूरा। आप क्या चाहते हो, पहले सी यू टी का ख़त्म करा दें फिर दोबारा नेट का स्टार्ट करें, या फिर कैसा चाहते हो आप सोफिया? हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म, अच्छा।
ठीक है बेटा, ठीक है। आपने ठीक है, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। वैसे मैं बताता हूँ, आज थोड़ा बता नहीं पाया मैं, क्योंकि आज मैं खुद, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट पूरा जो थ्योरी वाला करा दिया था और ये ऑर्गेनाइजेशन करा दिया है, बट मेरे को आज थोड़ा सा ये देखना था कि बाकी जो पेंडिंग टॉपिक है आज वही कराने, अदरवाइज़ मैं लिखता ही हूँ अपना सिलेबस। हाँ, वैसे अपना सिलेबस डाउनलोड करके रखो आप। नॉर्मली अगर मैं कुछ हम्म। चलो बहुत बढ़िया, इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ठीक है। तो अभी फिर यूजीसी नेट के तरीके से चलना है ना अपने को, क्योंकि सीओटी में अभी टाइम होगा। क्या नाम था यूजीसी नेट? एक मिनट, तो इसको ख़त्म कर, साइड कर देता हूँ मैं, इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी हम थे कहाँ पे? ये लगभग हमने सब ख़त्म कर दिया। पोस्ट मॉडर्निज्म रह चुका है थोड़ा सा, आज धीरे धीरे अभी थोड़ा देख लेंगे। जस्ट अ मिनट। अभी मैं जो थ्योरी रह गई ना, जो थोड़ी रह गई, आइडियलिज्म रह गई, अब ये रियलिज्म, ये सब सारी करा दी है। क्रिटिकल रह गई, फेमिनिज्म होगी, पोस्ट मॉडर्न रह गई। तो आज थ्योरी थोड़ी सी देख लेते हैं थ्योरी। रिवीजन के लिए बेटा ये सार सक्सेस अच्छा है, ये जल्दी से रिवीजन हो जाती है। ठीक है, जैसे पहले रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म ये सब मैंने करा दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं अभी इसका। लिबरलिज्म, जो मेन थ्योरी है वो बेटा मैं करा चुका हूँ। ये बाकी जो एक फंक्शनलिज्म है ये बता देता हूँ, जो आईआर के अंदर ही आती है। वैसे इसमें टॉपिक में मेंशन नहीं है। तो फंक्शनलिज्म का बेसिकली सिंपल सा मतलब होता है कि देखो, आपको क्या करना होता है कि पीस लानी है। तो पीस लाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको चाहिए कि कंट्रीज़ आपस में बातचीत करें, और उसके लिए आप क्या बनाते हो, एक कम्युनिटी बनाते हो। चाहे वो यूरोपियन की कोयल एंड स्टील कम्युनिटी हो, 1952 में बनी थी, ठीक है, या फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हो जो 1952 में बनी थी वो भी, ठीक है, या फिर 1992 में डायरेक्टली यूरोपियन यूनियन बना था मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत। तो इस तरीके से फंक्शनलिज्म का क्या काम होता है, जो कि डेविड मित्रेनी ने बनाई थी। ये क्वेश्चन आता है किसने बनाई थी फंक्शनलिज्म? डेविड मित्रेनी ने। उसका मेन मकसद क्या था कि कंट्रीज़ को आपस में क्लोज कैसे लाएं, ठीक है, पास में कैसे लेके आए। ठीक है, तो उसके लिए ही काफ़ी सारे ग्रुप्स वगैरह बनाए थे। तो बस इतना ही है, क्योंकि ये टॉपिक मेंशन नहीं है तो इस पर नहीं जाएंगे ज़्यादा। और फंक्शनलिज्म की कई सारी क्रिटिसिज्म थी, ठीक है। क्या क्रिटिसिज्म थी कि जो हम ग्रुप कंट्रीज़ को क्लोज रहते लाते थे, ज़रूरी नहीं कि क्लोज लाने के बाद, एक ग्रुप बनाने के बाद वो आपस में लड़ते नहीं है। इंडिया चाइना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में या ब्रिक्स में या तब भी लड़ते हैं। 2019 में गलवान क्राइसिस हुआ। ग्रुप बनने से इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आपस में लड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि भाई, अर्नेस्ट हास ने दिया था नियो फंक्शनलिज्म। उसने बोला था कि कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है ना, उसको पीसेस में बांट दो। जैसे कि डिप्लोमेटिक इशू, पॉलिटिकल इशू को अलग डील करो, ठीक है, डिप्लोमेटिक इशू को अलग से डील करो, पहले एक को डील करो, उसके बाद दूसरे को, तीसरे को, ऐसे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। इंग्लिश स्कूल भी नहीं है तो इसको नहीं पढ़ेंगे हम। जो आपके सिलेबस में नहीं है ना, अब इसको छोड़ते जाओ। मार्क्सिज्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पढ़ी है आपने?
वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी मैंने पढ़ाई थी, एनीवेज दोबारा देख लेते हैं। आईआर की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी अलग है। इसमें क्या होता है, इमैनुअल किसने दिया है, सबसे पहले ऑथर आएगा इमैनुअल वैलेंस्टीन ने दिया था। ठीक है, इसने दो टाइप के वर्ड्स बताए थे, एक तो वर्ल्ड एम्पायर्स होता है और एक वर्ल्ड इकोनॉमिक्स होती है। एम्पायर क्या होता है, जिसका पॉलिटिकल इकोनॉमी कंट्रोल होता है, और जो इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है जैसे यूरोपियन यूनियन, वो वर्ल्ड इकोनॉमी होता है। ठीक है, तो इमैनुअल वैलेंस्टीन ने ना कंट्रीज़ को 3 हिस्सों में बांटा था, कोर कंट्री, पेरिफेरी कंट्री, सेमी पेरिफेरी कंट्री। कोर कंट्री वो होती थी जैसे जिसकी स्ट्रॉन्ग आर्मी होती थी, कैपिटलिस्ट होती थी, काफ़ी अमीर अमीर देश। ठीक है, पेरिफेरी कंट्री होती थी जो हायरार्की के सबसे नीचे आती थी, जो रॉ मटेरियल्स वगैरह बनाती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसका हुआ नहीं था, जैसे कि अफ्रीका के कई देश। सेमी पेरिफेरी जैसे इंडिया वाले, कि ना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है और ना ही ज़्यादा गरीब है, क्यों, हमारा सर्विस सेक्टर अच्छा है, तो इंडिया कहीं ना कहीं बीच में आता था। तो इनकी थ्योरी के अनुसार ये है कि कोर कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज़ होती है ना, वो पेरिफेरी कंट्रीज़ होती है ना, अफ्रीका वगैरह कंट्रीज़ को उनके रॉ मटेरियल लेके उनको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। अब फिर बात आती है कि अफ्रीका वाले अपने रॉ मटेरियल्स को देते क्यों हैं, क्योंकि अगर वो रॉ मटेरियल्स नहीं देंगे तो उनकी फिर काम कैसे चलेगा, समझ रहे हो, उनका ओनली ऑप्शन ही रॉ मटेरियल्स वगैरह होते थे, क्योंकि उनके पास सर्विस सेक्टर तो होती नहीं थी और रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाना उन्हें आता नहीं था। इसीलिए इमैनुअल वैलेंस्टीन कहते हैं कोर कंट्रीज़, अमेरिका जैसी कोर कंट्रीज़ वो पेरिफेरी कंट्रीज़ का, जो बाहर की कंट्रीज़ होती है, उसका एक्सप्लोटेशन करते हैं। तो इसको इसने क्या नाम दिया था, अनइक्वल एक्सचेंज, ऐसा एक्सचेंज जो अनइक्वल होता है। ठीक है, बस इसमें इतना ही देखना है। एक क्रिटिकल थ्योरी देख लेते हैं, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। क्रिटिकल थ्योरी जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है सोफिया? यार तू ज़्यादा ही क्रिटिकल है मेरे को लेकर, यार तू क्रिटिसाइज करती रहती है मुझे, उसका मतलब क्या होता है जब हम ये सब बोलते हैं? हाँ, या कुछ और है? क्रिटिकल का मतलब तो ये नहीं होता क्रिटिसाइज करना, ये सब ऐसा भी होता है ना, या मैं गलत हूँ? यार तो मुझे क्रिट नहीं, समराइज अलग होता है बेटा। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, यू आर क्रिटिकल ऑफ समथिंग, क्या आप किसी की क्रिटिसिज्म करते हो, होता है या नहीं होता? तो क्रिटिकल थ्योरी मार्क्सिस्ट को लेके जाते हैं, तो क्रिटिकल है, किसके क्रिटिकल है बेटा ये? जब मैंने बोला ये क्रिटिकल है तो किसके क्रिटिकल है? हाँ, मार्क्सिस्ट से इंस्पायर्ड है, पर क्रिटिकल किसके है? मार्क्सिस्ट किसको क्रिटिसाइज करते हैं? मार्क्सिस्ट कैपिटलिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, याद भूल गए, लेबर वो सब मैंने पढ़ाया था कि क्यों कैपिटलिस्ट लोग क्या करते हैं, बस यही सोचना आपने, थ्योरी अब आपने पढ़ ली है, बस ये साइड की थ्योरी है, तो इसलिए मैं फिनिश करा रहा हूँ। जो छोटी मोटी थ्योरी होती है ना, मेन थ्योरी होती है रियलिज्म, लिबरलिज्म, मेन स्ट्रीम थ्योरी वही है, बाकी ये सब छोटी थ्योरी है, इसको फटाफट फिनिश कर रहे हैं। तो ये क्रिटिकल थ्योरी है, क्रिटिकल किसकी है, कैपिटलिज्म की क्रिटिकल है, यानी जो लाला लोग होते हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, वो काफ़ी एक्सप्लॉइट करते हैं लेबर क्लास को। ठीक है, क्रिटिकल थ्योरी किससे इंस्पायर्ड है? इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल। फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मनी में एक स्कूल होता था, जैसे इंडिया में स्कूल है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU, वैसे ही वहाँ पे स्कूल होता था क्रिटिकल थ्योरी वाला, फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है, थिंकर्स के नाम याद रखने, हॉर्काइमर, ये लिख लो आप, मैक्स हॉर्काइमर क्रिटिकल थ्योरी में आते हैं। थियोडोर ओडोर्नो, इंग्लिश में, हिंदी में भी इसको ओडोर्नो ही बोलेंगे, बल्कि हिंदी में आपको थोड़ा नेम समझ में नहीं आएगा, पर इंग्लिश में आ जाएगा। मार्क्यूज़ को मार्क्यूज़ ही बोलेंगे। सेकेंड जनरेशन क्रिटिकल थिंकर्स का नाम है हेबरमास।
तो ये 4-5 नाम है, होरकाइमर, होडोर्नो। जो नाम आपको बिल्कुल याद ना है ना, वो क्रिटिकल थ्योरी के हैं, क्योंकि इसके सारे डिफ़िकल्ट नेम है। बाकी आसान आसान तो आप सबने पढ़ ही लिए। ठीक है बेटा, नोट कर लिए नाम, एक बार नोट कर लो, याद हो जाएंगे। कर लो एक बार। चलिए नेक्स्ट टाइम। अब एक रॉबर्ट कॉक्स थिंकर है, क्रिटिकल थ्योरी के अंदर ही आते हैं। उन्होंने बताया थे 2 तरीके की थ्योरीज होती है। एक तो प्रॉब्लम सॉल्व, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी, पुरानी वाली थ्योरी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ठीक है। और एक क्रिटिकल थ्योरी होती है। क्रिटिकल थ्योरी होती है जो अपनी थ्योरी को ही ना क्रिटिसाइज़ करते हैं, हर चीज़ को क्रिटिकली देखते हैं, उसको क्रिटिसिज्म करते हैं, उसको फिर ठीक करने की कोशिश करते हैं। वैसे ठीक तो ये कुछ नहीं करते, मतलब जो अपनी अजम्पशन होती है ना, दोबारा दोबारा उसको टेस्ट करते हैं कि ये ठीक है या नहीं। पर ये सोसाइटी को कैसे ठीक करते हैं उसके बारे में नहीं सोचते। सोसाइटी को ठीक कैसे करना है वो लिबरलिज्म और रियलिज्म सोचते हैं। लिबरलिज्म कैसे सोचते हैं कि एक ग्रुप बना दो, कंट्रीज़ का समूह बना दो। रियलिस्ट कैसे सोचते हैं सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। रियलिस्ट कैसे सोचते हैं बेटा सोफिया, याद है बताया था ऑफेंसिव रियलिज्म क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स ले आओ, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनाओ, ये सब। तो वही सब बताना है, थोड़ा थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि याद रहे। तो रॉबर्ट कॉक्स एक बात बोलते हैं कि भाई थ्योरी इज़ नेवर न्यूट्रल। थ्योरी कभी न्यूट्रल नहीं होती, उसका कोई ना कोई एजेंडा होता है, कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, ठीक है। इसकी एजम्पशंस क्या है, जो भी वर्ल्ड ऑर्डर होता है ना, जैसे कि कभी बोलते हैं अमेरिका की हेजेमनी है, कभी बोलते हैं चाइना की हेजेमनी है, तो उसको क्रिटिसाइज़ करता है। किसी की हेजेमनी क्यों होई, वो हमेशा बात करता है कि इमेंसिपेशन हो, आम लोग का पोटेंशियल, ह्यूमन पोटेंशियल बढ़े, पर कैसे बढ़े ये नहीं बताता, बट ये क्रिटिसाइज़ करता है कि भाई बराबरी होनी चाहिए, लोगों का इमेंसिपेशन होना चाहिए। इमेंसिपेशन यानी गरीब से अमीर हो जाए, ये जो पावर स्ट्रगल है ख़त्म होना चाहिए, ये सब बातें कर क्रिटिसाइज़ करता है। क्रिटिकल थ्योरी मतलब सब सिस्टम को क्रिटिसिज्म करना पर सॉल्यूशन ना बताना। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हमने देख ही लिया था, फेमिनिज्म भी हमने कर लिया है। एक पोस्ट मॉडर्निज्म देख लेते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म बेटा कब आई थी, है 1980 में। 1980 में पोस्ट मॉडर्निज्म आई थी, जो कि अगेंस्ट है कोई भी एक यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट ट्रूथ। कभी भी आपने सोचा होगा ना कि आप हमेशा सोचते होंगे यार वास्तविकता क्या है, हम जीते क्यों हैं, हम मरते क्यों हैं, मरने के बाद दोबारा जानवर कैसे बनते हैं, क्या सच क्या है, इसे दुनिया की सच्चाई क्या है। जैसे कि एक जो मेटा नैरेटिव होता है ना, रियलिस्ट बोलते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज इकट्ठी कर लो, वेपन इकट्ठी कर लो, आप बच जाओगे। लिबरल बोलते हैं भाई एक दूसरी आप कंट्री ग्रुप बना लो, बच जाओगे। मार्क्सिस्ट बोलते हैं क्या, कैपिटलिज्म को ख़त्म कर दो, जि, जितने भी प्राइवेट ये लोग हैं ना, अंबानी अदानी, इनको मार दो, तो आप सरवाइव कर जाओगे, यानी कंट्रीज़ का सुधार हो जाएगा। तो पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं कि जो मॉडर्न आइडियाज़ है ना, ये बेकार है, ये जो मेटा नैरेटिव्स होते हैं ना, ये बेकार है। ये जितने भी मेटा नैरेटिव्स होते हैं ना, इसकी वजह से इलीट्स लोगों का शासन आ रहा है। मेटा नैरेटिव समझ में आया बेटा क्या होता है, बताना एक बार दोबारा, मेटा नैरेटिव्स क्या होते हैं। ओवरऑल जो बड़ी से बड़ा एक यूनिवर्सल ट्रूथ, मेटा नैरेटिव क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे रियलिस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ क्या बोलता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स। लिबरल क्या बोलते हैं, ग्रुप बनाना, ग्रुप बनाओ कंट्रीज़ का आपस में, तो युद्ध ही रुक जाएगा। तो इन सब के अगेंस्ट है ये।
इनको इन सबको ये क्या मानते हैं, ऑपरेसिव मानते हैं। और पोस्ट मॉडर्निज्म जो डिफरेंसेस होते हैं, डाइवर्सिटी होते हैं ना, उसको सेलिब्रेट करते हैं। आईआर में अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें ना, तो ये क्या करते हैं, रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, इन सब को ना क्रिटिसाइज करते हैं। ये ऐसी बात करते हैं कि कोई भी जैसे कि यूनिवर्सल वैल्यू नहीं हो सकती जो हर स्टेट पे अप्लाई हो। और उसके लिए ये क्या करते हैं, आइडियाज़ को, आर्ग्यूमेंट्स को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। डीकंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या होता है बेटा, डीकंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में बांटना। कंस्ट्रक्ट क्या होता है, बनाना। डीकंस्ट्रक्ट का मतलब है डिस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन कि मतलब तोड़ना, किसी थ्योरी को बीच बीच में तोड़ना। ये बोलते हैं कि अगर किसी थ्योरी को बीच बीच में तोड़ोगे तो आपको उसका हिडन मतलब समझ में आएगा। और ऐसा भी बोलते हैं जो पुरानी जो थ्योरी है, रियलिज्म, लिबरलिज्म, ये सब बायस्ड है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म समझ में आया कि कोई भी एक यूनिवर्सल रियलिटी नहीं है, बस इसका मतलब यही है। क्या है बेटा इसका मतलब, हाँ। लेट्स मूव ऑन। तो ठीक है, सब हमने थ्योरीज वगैरह आज सारी कवर कर ली। मेन थ्योरी आपकी तीन ही है, रियलिज्म, लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म। मार्क्स को भी आप थ्योरी मानो या ना मानो, पर है, ठीक है। तीन थ्योरी है मेन, रियलिज्म, लिबरलिज्म है। आपकी सीयूईटी में दो ही है, रियलिज्म और लिबरलिज्म। बाकियों में है, पर वो मेन क्वेश्चन उसको रियलिज्म, लिबरलिज्म से ही आते हैं हर बार। तब थोड़ा ग्लोबल पॉलिटिक्स को पढ़ लेते हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर। तो इंटरनेशनल सिस्टम बेटा 400 सालों से है। वो कैसे इवॉल्व हुआ, एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। उससे पहले, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से पहले क्या था, किंगडम्स होते थे, एम्पायर्स होते थे, सिटी स्टेट होती थी, राजा घराने होते थे, बट सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज भी फिक्स नहीं थी। तो जब वेस्टफेलिया की संधि हुई 1648 में, तब से ये बोला गया था कि जो उस टाइम 30 साल से ये युद्ध चल रहा था ना, उसको ख़त्म किया गया था। उसके बाद बोला गया था कि भाई हर कंट्री की आपस में फिक्स बाउंड्री होएगी, एक राजा होगा जो उसको कंट्रोल करेगा, कोई भी बाहर की ताकतें उसको अंदर आके कोई भी दखल अंदाज नहीं करेगी। तो ये सब कब से शुरू हुआ था, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से। तो स्टेट का सिस्टम जो आज के टाइम में हम जो कंट्रीज़ देखते हैं वो कब से शुरू हुई थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 से। उसके बाद अमेरिका में रेवोल्यूशन आया था 1776 में, डेमोक्रेसी बना, सुपर पावर बना। फिर फ्रांस में आया था 1789 में, सोवरेनिटी की बातचीत हुई थी, नेशन स्टेट की बातचीत हुई थी, राज्य देश और राज्य, नेशनलिज्म, देश के प्रति जो प्यार उभर के आया था कि भाई एक देश होना चाहिए। फिर क्या हुआ था, कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप हुआ था। यूरोप के अंदर क्या हुआ था, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या हुई थी, या तो यूके उसको रूल करता था, या फिर उस तरीके से कई सारी कंट्रीज थे जहाँ फ्रांस थे, ब्रिटेन थे, प्रशिया था, रशिया था, ऑस्ट्रिया था, कई सारी पावर्स थी। जैसे आज के टाइम पे कई सारी पावर है, उस टाइम भी कई सारी पावर्स थी। तो उस टाइम बोला जाता था इतनी सारी पावर्स होने की वजह से ना क्या होता था बेटा, इतनी सारी पावर्स होने की वजह से युद्ध बल्कि ज़्यादा होते थे। जितनी ज़्यादा पावर्स उतने ज़्यादा युद्ध। जितनी ज़्यादा पावर्स उतनी ज़्यादा युद्ध। ये किसने दिया था, रियलिज्म बोलता था कि भाई ये जितनी ज़्यादा आप कंट्रीज़ को बना रहे हो, कंट्रीज़ आ रही हैं, उतनी ज़्यादा युद्ध की संभावना बढ़ रही है। जस्ट अ मिनट। समझ आया बेटा। उसके बाद 1848 का वियना सिस्टम को ख़त्म किया गया था। ये सब बेकार है, बस सिर्फ आप कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप को याद रखो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब जो एग्ज़ाम में आता है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि नेशन स्टेट आए थे।
उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। क्वेश्चन कैसे आया था यूजीसी नेट में? अरेंज करना था। पहले क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, डेट्स नहीं पूछी गई थी, सिर्फ ऐसे अरेंज करो। फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप। तो फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। सोवियत यूनियन सिस्टम स्टार्ट हो गया था। यूएसए ने ज्वाइन करी थी वॉर अगेंस्ट जर्मनी, नाजी जर्मनी, हिटलर वगैरह थे 1917 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि यूएसए ने कब ज्वाइन करी थी जर्मनी के अगेंस्ट युद्ध? 1917 में। फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन होती है 1919 में। जर्मनी को बोला गया था अपनी टेरिटरी छोड़ो, पैसे दो, कि जितने भी मार हुई है उसमें पैसे दो आप। ये सब सारी बातें हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूएस प्रेसिडेंट आए, उन्होंने फिर क्या है, वुड्रो विल्सन प्रेसिडेंट आए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। लीग ऑफ नेशन को बनाया, जो पावर वैक्यूम थी उसको ख़त्म किया 1930 में जर्मनी एंड। फिर वर्ल्ड वॉर 2 से पहले क्या हुआ, जर्मनी जापान और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, फिर युद्ध हुआ। ये सब आपने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 अपनी बेसिकली हिस्ट्री की बुक पढ़ना, उसमें थोड़ा समझ में आएगा। ये आईआर का थोड़ा कम पार्ट्स है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। हाँ, तो इसको स्किप करते हैं। कोल्ड वार पढ़ते हैं। कोल्ड वार से बेटा बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये आपके आईआर का पार्ट है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट था, ये आईआर का पार्ट है। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा? 1945 से 1990 कोल्ड वार का टाइम सुना जाता है। दो पावर होती थी, एक तो आइडियोलॉजिकल पावर होती थी, कैपिटलिस्ट। एक तो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल था। कैपिटलिस्ट कंट्री थी जो अमेरिका और ब्रिटेन रूल करते थे, उसको बोलते थे भाई हमारी है ये, हमारा ये सब है। और कम्युनिज्म कंट्री रशिया और चाइना, सोवियत यूनियन था उस टाइम। जब भी मैं 1990 से पहले की रशिया बोलूँ तो वो सोवियत यूनियन ही है। 90 के बाद अगर सोवियत बोलूँ तो उसका मतलब रशिया है। क्या फ़र्क है सोवियत यूनियन और रशिया में बेटा? हाँ, सोवियत यूनियन के अंदर यूक्रेन भी था, क्रीमिया भी था। हाँ, तो रशिया छोटी कंट्री। हाँ, बहुत बढ़िया, मतलब आपने हिस्ट्री पढ़ी है। फिर कैसे कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स हुई थी? एक तो बर्लिन का वॉर हो गया था, कि बर्लिन वॉर बना दी गई थी। बर्लिन वॉल, वॉल होता है एक आयरन कर्टेन कह लो। विंस्टन चर्चिल की स्पीच थी। उसके बाद क्या हुआ था कि ब्लॉकेट लग गया था, एक ना इंटरनेशनल क्राइसिस हो गया था कि वेस्ट जर्मनी को ईस्ट जर्मनी पे सोवियत यूनियन का कब्जा था, वेस्ट जर्मनी पे अमेरिका वगैरह का कब्जा था। तो वो सोवियत ईस्ट जर्मनी पे जाने नहीं देते थे, एक नकली दीवार कर दी थी। तो फिर अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने ऊपर से, ऊपर मतलब जहाज़ के थ्रू ईस्ट जर्मनी में खाने पीने का सामान पहुंचाया था। फिर 1950 में कोरियन वॉर हो गई थी, जो कि ख़त्म हुई थी 1953 में। फिर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था? 1959 में ना रेवोल्यूशन हो गया था, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो गया था क्यूबा में। क्यूबा कहाँ है? अमेरिका के पास की कंट्री है बेटा। कभी देखा है क्यूबा, मतलब सुना है, मैप में देखा है कभी? हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक मिनट। तो वहाँ पे क्या हुआ था, अमेरिका उसको चाहता नहीं था कि वो जो कैस्ट्रो की सरकार थी वो रहे। यूनाइटेड सोवियत यूनियन था, वो चाहता था कि भाई कैस्ट्रो की सरकार रहे। तो अमेरिका उस पर कई सारे अटैक करता था पीछे से। तो फिर सोवियत यूनियन ने क्यूबा की सपोर्ट में क्या भेजा, एक जंगी जहाज़ भेजा जो न्यूक्लियर वेपन से भरा हुआ था। ठीक है, तो जब वो जहाज़ एक सबमरीन के थ्रू नदी के नीचे से जा रहा था, सो पैसिफिक ओशन है, समुद्र है, समुद्र के नीचे से जा रहा था, तो वो कनेक्शन खो बैठा था। तो उसके लीडर को लगा, जो जहाज़ चला रहा था, कि भाई हमारे अटैक कर दिया है, अमेरिका ने रशिया पे अटैक कर दिया है।
तो वहाँ चार चार लोग थे, 3 लोग बोलते कि हमें भी अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर देना चाहिए, बट वो जो लीडर था वो बोला नहीं, हमें नहीं करना चाहिए, पूरा का पूरा अमेरिका तबाह हो जाएगा। तो उस वजह से, एक बंदे की वजह से अमेरिका आज बच गया, वरना अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर वेपन अटैक हो जाता। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस है, ठीक है। उसके बाद जब आगे से ऐसी बात ना आए, 1962 में ये ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद 63 में दोनों कंट्रीज ने पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी करी थी, यानी कि आगे से ना हम दोनों कंट्रीज कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन से। थोड़ा समझ आया बेटा? बहुत बढ़िया। तो लेट्स गो, अब थोड़ा आगे देखते हैं। फिर उसके बाद वियतनाम वॉर हुआ था। वियतनाम वॉर की क्या स्टोरी है? वियतनाम वॉर को इंडो चाइना वॉर भी बोलते हैं। तो नॉर्थ वियतनाम था वो कम्युनिस्ट के जाल में था, और साउथ वियतनाम था वो अमेरिका के जाल में था, यानी अमेरिका पे उसका थोड़ा दबदबा था। तो दोनों के आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल हो रहे थे। अंत में कौन जीता? नॉर्थ वियतनाम जीत गया था। अमेरिका ने काफ़ी सारी फोर्सेस लगाई वहाँ पे, बड़ा संघर्ष किया, उसके बाद भी हार गया। तो वियतनाम युद्ध को अमेरिका की सबसे बड़ी हार समझा जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या हुआ था? सोवियत यूनियन ने, अगला सबसे बड़ा इवेंट क्या था? सोवियत कोल्ड वॉर का क्या क्या इवेंट्स हुए, इवेंट्स देखने हैं। सोवियत यूनियन ने फिर अफ़गानिस्तान पे 1979 में क्या किया? सोवियत यूनियन ने वहाँ पे इंटरफेयर किया, वहाँ अपनी अपनी मिलिट्री शासन भेज दिया, मिलिट्री भेज दी। फिर सोवियत यूनियन वापस कब हुआ? 1989 में। उसके बाद आपको पता होगा फिर अमेरिका आ गया था। सोवियत यूनियन गया तो अमेरिका आ गया। बर्लिन वॉर यूनिफाई हो गई थी, मतलब ख़त्म हो गई थी, जर्मनी पूरा एक हो गया था 1990 में। उसके बाद गोर्बाचोव सिद्धांत लेके आया था पेरेस्टोकिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया के होते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे लेके आए थे, गोर्बाचोव लेके आया था। उसके बाद रिफॉर्म्स की वजह से माना जाता है कि भाई वो पूरा का पूरा सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया था। ठीक है। अब जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। ग्लोबल गवर्नेंस होता है जो एक पूरी की पूरी जो वर्ल्ड को आपको गवर्न करना है, वो कैसे गवर्न करना है। एक आप इंटरनेशनल रूल बनाते हो, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ रूल्स बनाते हो, जिसमें वॉलेंटियर करते हैं कई सारी कंट्रीज़, जैसे नैम हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डब्ल्यूटीओ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये सब सिस्टम है। बट जब से डोनाल्ड ट्रंप आया ना, तब से ये सिस्टम ख़त्म हो गया है। तब से उसने हर कंट्री को बोला कि भाई अमेरिका जो कहेगा वैसे होएगा, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से मैं बातचीत ही करूँगा ही नहीं, अपॉइंट ही नहीं करूँगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का तो लीडर को अपॉइंट नहीं कर रखा, पूरा का पूरा सब सिस्टम आज के टाइम में बंद है। यूनाइटेड नेशन की कोई नहीं सुनता, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की कोई नहीं सुनता, ये बस है नाम के हैं जब तक डोनाल्ड ट्रंप है। 2-2.5 साल तो इसकी कोई बात नहीं होगी। जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है ये 1944 में बनाया गया था, थोड़ा सा देख लेते हैं। यूएसए था, ब्रिटेन था, 48 अदर कंट्रीज़ थी। न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर में मिले थे वो, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात हुई थी। आईएमएफ की फंडिंग कब से स्टार्ट हुई थी? 1947 में। उसके बाद आईबीआरडी एंड वर्ल्ड बैंक आए थे, 1946 में हुए थे। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रपोज किया गया था, गैट बना था। तो ये सब ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है, आज के टाइम में मैटर नहीं करते, बस पढ़ लो। आईएमएफ क्या है? मॉनेटरी सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जैसे कि डॉलर और इंडिया की करेंसी को अगर एक्सचेंज करना तो उस तरीके के लिए बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक का क्या रोल था? लोन देना डेवलपिंग कंट्रीज़ को ताकि डेवलपमेंट हो सके। क्वेश्चंस आते हैं इस पर कभी कभार।
गैट का क्या था, गैट अब तो ख़त्म हो चुका है, गैट की जगह WTO आया, तो गैट के बारे में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, बस वो ट्रेड से रिलेटेड है। ये भी सब बकवास है। तो सब कुछ कवर नहीं करना, जितना मैंने पढ़ाया है ना उतना ही कवर करना है। IMF को थोड़ा सा देख लेते हैं, या IMF को कल पढ़े, आज के लिए थोड़ा बहुत हो गया। तो खुशी आपने क्या थोड़ा लगाया, सुना है आपने? मैंने देखा नहीं आप भी आए हो। वैसे मैंने रिकॉर्ड तो करी है, लेट मी सी की कितनी हुई है।